Hello student, welcome to O2N Digital Education. Myself Amit Nagar, science teacher. स्टूडेंट, आज जो हमारा चैप्टर चल रहा है मेटल और नॉन मेटल, उसका ऑलमोस्ट हर पार्ट हमने कवर कर लिया है। अब उसका जो हमारा जो पार्ट है एक्सरसाइज वर्क, अब एक्सरसाइज वर्क हमारा रह रहा है और उसमें हमें आपके लिए पहला पार्ट लेकर आया हूँ MCQs। अब हम स्टार्टिंग में जो MCQs वाला पार्ट है उसको दो पार्टों में कंप्लीट करने वाले हैं प्यारे बच्चों। एक आपका 1 to 15 और उसके बाद जो आपका जो सेकंड जो आपकी क्लास होगी वो 16 to 30 होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका पहला सेशन MCQs का। ठीक है, और इसमें हम 15 क्वेश्चन लगाने वाले हैं। आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत आप इंटरेस्ट के साथ इनको सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। देखें बेटा, अभी हमारा जो सेक्शन है हमारा वाला, ये वाला देखें बेटा। अब इसमें है हमारे मल्टी चॉइस क्वेश्चंस MCQs। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ ध्यान देते हैं बेटा। ये कह रहे हैं कि एल्युमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। जो आपका जो एल्युमिनियम होता है, जो हमारे खाने के जो बर्तन होते हैं, उसमें आप एल्युमिनियम मेटल मोस्टली यूज करते हैं। क्लियर? तो ये कह रहा है कि जो एल्युमिनियम है उसका यूज किया जाता है, जो हमारे जो यूटेंसिल होते हैं, बर्तन जो होते हैं खाने के, खाना पकाने के, उसमें आप एल्युमिनियम मेटल यूज करते हैं। तो अब ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एल्युमिनियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। अब ये कह रहा है कि उसके लिए जो कौन कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो जो रेस्पॉन्सिबल है कि क्यों हम जो हमारे खाने के जो बर्तन होते हैं उसमें आप एल्युमिनियम मेटल यूज करते हैं खाना पकाने। जैसे कुकर हो गया हमारा, ठीक है, कुकर है हमारा, ठीक है, जिसमें हम खाना पकाते हैं आपका। ठीक है, तो वहाँ हम क्या करते हैं, वो उस एल्युमिनियम मेटल उसमें हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो उसका कारण क्या होता है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला कह रहा है ये गुड थर्मल कंडक्टिविटी। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, जो एल्युमिनियम होता है बहुत ही तेजी से आपका जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करता है। और आपको पता है प्यारे बच्चों, जितनी जल्दी से कोई मेटल हीट को एब्जॉर्ब करेगी उतनी जल्दी खाना आपका जल्दी पक के तैयार होगा। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बिल्कुल ये बात है इसकी कि ये जो आपका जो इसके वायर भी बनते हैं प्यारे बच्चों, एल्युमिनियम के वायर भी बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है, जो इस बेस पे पूछा गया है कि वो एल्युमिनियम जो मेटल है उसको हम जो खाने के जो बर्तन हैं उस खाने के बर्तन बनाने में इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो पहला तो ये बिल्कुल ऑप्शन ठीक है कि गुड थर्मल कंडक्टिविटी इसकी होती है। बिल्कुल, तो गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इसकी होती है। लेकिन दूसरा कह रहा है डक्टाइल, जो डक्टाइल होती है इसके वायर भी बनते हैं। बिल्कुल ये बात ठीक है। लेकिन जो आपका जो कुकिंग पर्पस वाली जो बात है तो उसमें आपका पहला बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि गुड थर्मल कंडक्टिविटी इसकी होती है। और दूसरा जो फोर्थ ऑप्शन है इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट। बिल्कुल इसके जब मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है बेटा, आपका हाई होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। तो इस वजह से इसको जो खाना बनाने वाले जो बर्तन होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसको बेटा? एल्युमिनियम को। और एल्युमिनियम आपका क्या होता है, मैंने बताया था, इसका सिंबल होता है बेटा Al और एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 13 होता है। ये आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूं। तो जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा बिल्कुल हमारा आपका 1 and 4th, और 1 और 4th हमारा किस मारा है, डी ऑप्शन में आ रहा है ये। तो ये आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो एल्युमिनियम जो मेटल है उसका इस्तेमाल जो कुकिंग यूटेंसिल होते हैं उसमें हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो गुड थर्मल कंडक्टिविटी शो करता है और प्लस उसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है, हाई होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। ये कह रहा है द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। बिल्कुल ये कह रहा है कि जो हमारी जो अर्थ होती है, अर्थ कोर जो होती है, उसमें सबसे ज्यादा जो मेटल है डिपॉजिट होती है वो कौन सी होती है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो नेचर में जो मोस्ट अबंडेंट जो मेटल होती है वो कौन सी होती है, आपकी एल्युमिनियम। कौन सी होती है बेटा? एल्युमिनियम होती है। तो एल्युमिनियम मेटल जो होती है वो मोस्ट अबंडेंट होती है कहां पर, अर्थ क्रस्ट पर।
अर्थ क्रस्ट पर जो सबसे अधिक मात्रा में जो मेटल मिलती है वो कौन सी होती है? आपकी एल्युमिनियम होती है बेटा। ओके, होती तो ये भी है, आपका आयरन भी होता है, लेकिन अधिक मात्रा में जो मिलती है आपकी, वो आपकी मिलती है बेटा कौन सा? एल्युमिनियम। ओके, तो प्यारे बच्चों यही पता होना चाहिए कि अधिक, कोई आपसे पूछे कि मोस्ट अबंडेंट जो मेटल्स है अर्थ कोर पर वो कौन सी है, तो वो हमारी क्या है बेटा? एल्युमिनियम है। कौन सा? एल्युमिनियम। ओके, आगे बढ़ते तो हमारा आंसर हो जाता है यहाँ पे कौन सा? बी। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है ये कह रहा है द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीटिंग अमंग द मेटल इज, इनमें से कौन सी ऐसी मेटल है जो बिल्कुल पुअर कंडक्टर है? किसकी? हीट की। तो ऑब्जर्व करते हैं हम यहाँ पर, लेड, लेड जो होती है हमारी पीबी, बिल्कुल मैंने आपको बताया था। दूसरा आपका मरकरी, मरकरी आपका एच होता है, एच। सोडियम, अब सोडियम आपका बेटा Na होता है, और आपका कैल्शियम, और कैल्शियम आपका होता है Ca। अभी कह रहे हैं कि इनमें से पुअर हीट का जो पुअर कंडक्टिविटी है वो कौन सी मेटल में मिलती है? तो इनमें मरकरी तो आपको मालूम बेटा लिक्विड फॉर्म में मिलती है, तो सोडियम और कैल्शियम ये आपको पता हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है। तो इनमें जो पुअर कंडक्टर है हीट का वो आपका होता है बेटा कौन सा? लेड। और लेड हमारा क्या होता है बेटा? पीबी। लेड हमारी कौन सी होती है बेटा? पीबी। जो पीबी मेटल होती है लेड, वो क्या है? एक पुअर कंडक्टर है, किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, क्लियर? आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी और किसका? हीट। इलेक्ट्रिसिटी और हीट का जो है पुअर कंडक्टर होता है कौन? आपका लेड। ओके, आगे बढ़ते हैं, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो हम आपका एक है, वन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा, ये कह रहा है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल इज यूज फॉर मेकिंग वेल्स एंड स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार एंड वायलिन। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो किसमें? मेकिंग वेल एंड स्ट्रिंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार एंड वायलिन। आपको पता है कि सितार जो वायलिन होता है उसमें तार होता है, और आपका जो वेल होती है, स्कूलों में जो वेल होती है, तो उसका हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्या निकालने के लिए? साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। अब साउंड प्रोड्यूस करने के लिए जो जो साउंड जो प्रॉपर्टी जो साउंड की जो होती है, जो मेटल होती हैं जो साउंड की प्रॉपर्टी शो करती हैं, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते क्या है? उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सोनोरस। सोनोरस। अब सोनोरस क्या होता है बेटा? सोनोरस वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें जब किसी साउंड को हिट किया जाता है तो उसमें से क्या निकलती है बेटा? कोई किसी मेटल को हिट करते हैं तो उसमें से क्या प्रोड्यूस होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सोनोरस। तो ऑलमोस्ट आपको पता होना चाहिए कि जो साउंड की जो स्पीड होती है सबसे ज्यादा, वो किस में होती है? मेटल्स में ही होती है। मेटल्स में सबसे ज्यादा स्पीड होती है किसकी? साउंड की। तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बेटा सोनोरस। अगर मेलेबिलिटी की बात करें तो मेलेबिलिटी मैंने आपको बताया था कि मेलेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर किसी मेटल को हम हैमबर्ड करते हैं या हथौड़े से पीटते हैं तो उसको एक थिन शीट यानी कि पतली चादर में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बेटा मेलेबिलिटी। क्या बोलते हैं? मेलेबिलिटी। तीसरा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि जब उसमें हीट और करंट इजीली क्या हो जाए? पास हो जाए, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बेटा कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। डक्टाइल। अब डक्टाइल का मतलब क्या है? डक्टाइल का मतलब होता है कि जब किसी मेटल को थिन वायर्स, पतले पतले वायरों में कन्वर्ट किया जा सके, उसको हम बोलते हैं बेटा डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं बेटा? डक्टिलिटी। तो यहाँ पर ये हमारे तीनों ऑप्शन गलत हैं। तो साउंड की वाली जो बात आती है कि मेकिंग बेल एंड स्ट्रिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार एंड वायलिन, तो वहां पर आप साउंड प्रोड्यूस करेंगे, तो साउंड प्रोड्यूस जो मेटल्स जो होती हैं उनमें जो साउंड प्रोड्यूस होती है उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सोनोरस। क्या बोलते हैं बेटा? सोनोरस। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो 1 है सोनोरस, वो क्या है बेटा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। सोनोरस वो प्रॉपर्टी होती है कि जब किसी मेटल को स्टम्प किया जाता है तो उसमें से क्या प्रोड्यूस होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है।
अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। ये कह रहा है कि एल्युमिनियम रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, NaOH के साथ, और प्लस आपका वाटर बनना है, तो कंपाउंड क्या बनेगा। तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है बेटा। यहां देखें, ये है आपका Al2O3। अगर ये NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो कंपाउंड क्या बनाता है बेटा, कंपाउंड बनाएगा सोडियम एल्युमिनेट। यहां लिख देता हूं मैं NaAlO2, और प्लस आपका क्या बनेगा, वाटर बनेगा, और वाटर होता है आपका H2O। क्या होता है बेटा, H2O। क्लियर, वाटर होता है आपका कौन सा, H2O। यहां देखें, अब बैलेंस करने के लिए आप यहाँ कितनी की मल्टीपल कर लें, यहाँ पर 2 की मल्टीपल कर लें। क्लियर, और यहाँ पे भी कितनी की मल्टीपल कर लें, 2 की मल्टीपल कर लें। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्यारे बच्चों सोडियम एल्युमिनेट। सोडियम एल्युमिनेट लिख देता हूं मैं यहाँ पर, सोडियम एल्युमिनेट। सोडियम एल्युमिनेट है बेटा ये हमारा। इसका फॉर्मूला क्या है आपका, NaAlO2, NaAlO2। क्लियर, तो ये आपको मैं बता दूं कि ये जो आपका Al2O3 है, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, और कॉमा एक होता है आपका ZnO, जिंक ऑक्साइड। तो ये कैसे ऑक्साइड कहे जाते हैं, ये कहे जाते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक, ये आपके एम्फोटेरिक कौन सा ऑक्साइड है बेटा, ये एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं आपके ये, ऑक्साइड एम्फोटेरिक। स्पेलिंग लेते हैं बेटा, TERIC, एम्फोटेरिक। चलो मैं यहां लिख देता हूं एक बार, एम्फोटेरिक। ये आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। क्या है बेटा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। पर कौन से, Al2O3, और प्लस आपका कौन सा, ZnO, जिंक ऑक्साइड। अब तुम आप बोलोगे कि सर इनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्यों कह रहे हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड इनको इसलिए कहा जाता है बेटा क्योंकि दे रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस, क्योंकि ये दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। तो वो ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हो, उनको हम क्या कहते हैं बेटा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल ठीक सी हो जाएगा। ये रहा आपका NaAlO2, ये होता है आपका सोडियम एल्युमिनेट। क्या होता है प्यारे बच्चों, इसको कहा जाता है सोडियम एल्युमिनेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द गिवन मेटल इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। देयर रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी के आधार पर उनका असेंडिंग ऑर्डर बताना है। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग का मतलब पहले लो रिएक्टिव, फिर उससे ज्यादा रिएक्टिव, फिर उससे ज्यादा रिएक्टिव, और फिर उससे ज्यादा रिएक्टिव। तो यहां देखें, ये कह रहा है कि जिंक, अब जिंक से आपका कौन है, आयरन, आयरन से कम आपका कौन सा है, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम कम क्या कर रहा है, सोडियम। तो ये ऑप्शन बिल्कुल क्या है बेटा, गलत है। क्या है आपका, गलत। तो यहां देखें, ये जो इसमें जो सीक्वेंस है, यहां देखो सोडियम बीच में कर रखा है, जिंक, फिर मैग्नीशियम कर रखा है, तो ये भी गलत है। यहां देखें, तो ये सीक्वेंस भी आपका गलत है, क्योंकि जो सीक्वेंस रिएक्टिविटी है, पहले कौन आपका के आता है, फिर आपका Na आ जाता है, फिर आपका कौन सा आता है बेटा, के हो गया, तो आपका पोटेशियम, उसके बाद आपका सोडियम, फिर आपका कैल्शियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है, फिर एल्युमिनियम होता है। ये सीक्वेंस होता है रिएक्टिविटी सीरीज का। तो उसमें हमारा कौन सा फॉलो कर रहा है, यहां देखिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो आयरन है, ये आयरन, इनमें जो सबसे हाई रिएक्टिव है कौन सा, सोडियम, सोडियम से कम रिएक्टिव कौन सा है आपका, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम से रिएक्टिव कौन सा आपका, जिंक, और जिंक से कम रिएक्टिव आपका कौन सा, आयरन। कौन सा आपका, आयरन। तो यहां ये है, आप ये भी लिख सकते हैं, यहां पर देखो Na
यहाँ पर आपका ये हो जाएगा मैग्नीशियम, फिर आपका हो जाएगा Zn, और फिर ये हो जाएगा आपका आयरन। आयरन आपका होता है बेटा Fe। तो यहाँ सबसे कम रिएक्टिव कौन है? आयरन। आयरन से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? आपका जिंक। जिंक से ज्यादा हाई रिएक्टिव कौन सा? आपका मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम से भी ज्यादा हाई रिएक्टिव है आपका सोडियम। कौन सा बेटा? सोडियम। तो ये कह रहा है कि जितनी भी मेटल हैं उनको आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं। असेंडिंग का मतलब कि पहले सबसे क्या है? लो रिएक्टिव, उससे फिर हाई रिएक्टिव, फिर उससे हाई रिएक्टिव, और उससे हाई रिएक्टिव। तो वो सीक्वेंस ये ठीक है हमारा कि सबसे कम लो कौन सा? आपका आयरन। आयरन से लो कौन सा है? आपका जिंक। और जिंक से जो हाई रिएक्टिव है वो कौन सा? आपका मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम से हाई रिएक्टिव आपका कौन सा है? सोडियम। क्लियर? तो ये कौन सा ऑर्डर है? आपका असेंडिंग ऑर्डर, कि सबसे पहले लो रिएक्टिव, फिर उससे ज्यादा रिएक्टिव, फिर उससे ज्यादा रिएक्टिव, फिर उससे ज्यादा रिएक्टिव। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाता है? ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर। क्लियर? क्योंकि अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तो सोडियम इनमें से सबसे ऊपर आएगा आपका कौन सा? सोडियम। सोडियम से नीचे किसका प्लेस आएगा? आपका मैग्नीशियम का प्लेस आएगा। मैग्नीशियम से नीचे कौन सा है? आपका जिंक का आएगा। और आयरन का तो इससे भी नीचे आएगा कौन सा? आपका Fe। हाँ, ये तो ये किसके आधार पर है? जो हाई रिएक्टिविटी है। हाई रिएक्टिविटी का मतलब कौन सा? टॉप पर सबसे हाई ये, इससे कम ये, इससे कम ये, और इससे कम ये। ओके, तो वो असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा है। आपका असेंडिंग का मतलब कि भाई आयरन सबसे कम लो, उससे ज्यादा रिएक्टिव कौन? आपका जिंक। उससे ज्यादा रिएक्टिव आपका मैग्नीशियम। और सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपका कौन सा है? सोडियम। तो उस बेस पर आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इनमें से कौन सा पेयर है जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा? अगर आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझना है तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज बहुत अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। तो जो रिएक्टिविटी जो सीरीज है बेटा, उसमें जो सारी मेटल्स हैं वो किस ऑर्डर में रखी गई हैं? वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखी गई है उनकी रिएक्टिविटी के आधार पर। तो जो हाई रिएक्टिव मेटल है वो बिल्कुल टॉप पे होगी, जो लो है उससे नीचे आएगी, और जो सबसे लो है वो सबसे बॉटम पे आएगी, सबसे बॉटम पर। तो इसी बेस पर रिएक्टिविटी के बेस पर जो मेटल्स होती हैं उनको 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। आपका मोस्ट रिएक्टिव, आपका मॉडरेट, और तीसरा आपका लीस्ट रिएक्टिव। तो बात कर लेते हैं। ये कह रहा है कि FeSO4 सॉल्यूशन एंड कॉपर सॉल्यूशन। कॉपर, अब ये कह रहा है कॉपर, अगर आप कॉपर की रिएक्शन आप FeSO4 से कराएंगे तो रिजल्ट आपका क्या रहेगा बेटा? नो रिएक्शन। नो रिएक्शन, नो रिएक्शन टेक प्लेस हो जाएगा। कॉपर, अगर कॉपर की रिएक्शन आप Fe से करा रहे हैं तो कॉपर जो है आपका लीस्ट रिएक्टिव है कंपेयर देन आयरन। तो वो आयरन को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो इसलिए रिजल्ट है आपका नो रिएक्शन। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या है? गलत है। दूसरे पे आ जाते हैं, AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। अब कॉपर हमारा क्या है? Cu, और आप इसकी रिएक्शन करा रहे हैं AgNO3। ये आपका कौन सा है? सिल्वर नाइट्रेट। अब जब सिल्वर नाइट्रेट से आप रिएक्शन करा रहे हैं तो जो कॉपर है ना बेटा, वो सिल्वर से क्या है? हाई रिएक्टिव है। तो जब वो सिल्वर से हाई रिएक्टिव है तो सिल्वर को उसके जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उससे क्या कर देगा? वो डिस्प्लेस कर देगा। तो ये क्या बना लेगा? यहां देखें बेटा, ये बनाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस, और प्लस आपका Ag क्या हो जाएगा? बाहर। क्लियर? एरा। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बिल्कुल ये आपकी कौन सी रिएक्शन है? एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना बेटा, ये वाला, ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। ये रिएक्शन क्या होगी बेटा? कंप्लीट होगी। क्लियर? तो बैलेंस कर लेंगे आप, यहाँ पर कितने मल्टीप्लाई कर लेंगे? 2 की, और यहाँ पे Ag कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर? तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आप तीसरे को चेक कर लेते हैं, CuSO4 सॉल्यूशन प्लस सिल्वर। देखें बेटा, आप Ag की रिएक्शन कराना चाहते हैं किसके साथ? किसके साथ? CuSO4 के साथ। तो ये रिएक्शन भी आपकी पॉसिबल नहीं होने वाली, क्योंकि जो Ag है वो लीस्ट रिएक्टिव है किससे? कॉपर से। तो रिजल्ट क्या रहेगा आपका?
रिजल्ट आपका रहेगा नो रिएक्शन। क्या रहेगा? नो रिएक्शन टेक प्लेस, यानी कि रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। ऐसी ऑप्शन नंबर 4, NaCl सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। अब कॉपर होता है आपका बेटा कौन सा? Cu। आप Cu की रिएक्शन कराना चाहते हैं NaCl से, तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि जो सोडियम है ना वो हाई रिएक्टिव मेटल है, किससे? कॉपर से। तो जो कॉपर है वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो ये रिएक्शन भी क्या है? पॉसिबल नहीं है। तो ये भी आपका गलत ऑप्शन है ये वाला, और ये भी आपका गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ठीक है बेटा? ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल बी बिल्कुल करेक्ट है। और एक बात और बता दूं, कभी कभी एमसीक्यू जो क्वेश्चन होते हैं उनमें हमें चारों क्वेश्चन इस तरह से, ऑप्शन इस तरह से फंसा देता है, वो कंफ्यूज कर देता है। तो उसके लिए हमें हर जो ऑप्शन है उसके बारे में बिल्कुल जो डिटेल से उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम बिल्कुल करेक्ट आंसर पे पहुंच पाते हैं। अदरवाइज मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं कि नॉन मेटल्स फॉर्म कोवलेंट क्लोराइड बिकॉज जो आपकी नॉन मेटल्स होती हैं फॉर्म्ड कोवलेंट क्लोराइड बनाती हैं वो। ये कह रहे हैं कि दे कैन गिव इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन, दे कैन गिव क्या है? इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन, बिल्कुल गलत बात है ये। दे कैन शेयर इलेक्ट्रॉन विद क्लोरीन, बिल्कुल ये बात सही है अगर वो कोवलेंट बना रहा है। अब आपका क्लोरीन, अब मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, क्लोरीन जो मॉलिक्यूल है वो आपका होता है आपका Cl2। दोबारा देखते हैं एक बार। दोबारा देखते हैं बेटा इसको, यहां देखें, जो आपका क्लोरीन है, क्लोरीन आपका है Cl2। अब ये बना कैसे प्यारे बच्चों? अब क्लोरीन जो एटम होता है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने होते हैं? 17 होते हैं, 2,8,7। अब इसको अपना आउटर मोस्ट पूरा करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन। तो ये जब दो मॉलिक्यूल हैं Cl के, यहाँ देखें ये रहा, एक तो Cl ये रहा और एक Cl ये रहा। अब दोनों के पास कितने हैं? 7-7 इलेक्ट्रॉन है। अब एक एक की जरूरत है, तो ये आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे? शेयर कर लेंगे। तो जब शेयर करेंगे तो कैसे शो करेंगे? 1 2, ठीक है, 3 4 5 6। इसका एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ दिखा देता हूँ। क्लियर? यहाँ दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे भी इसका मैं क्रॉस से दिखा देता हूँ। मेरा क्रॉसिंग से मैंने आपको दिखा दिया 6। अब यहाँ क्रॉस। अब इसको हर इस क्लोरीन एटम को कितने चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक एक आपस में शेयर कर लेंगे, और जब शेयर करेंगे तो क्या बनाएगा? ये आपके इसके कंप्लीट हो जाएंगे 8। और ये इसको भी कंप्लीट करने हैं तो ये क्या करेगा? ये इसके साथ शेयरिंग करेगा, तो क्या बन गया आपका? ये बन जाता है बेटा Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, और तभी आपका बना है बेटा क्या? Cl2। तो आपको पता होना चाहिए जो क्लोरीन होती है, क्लोरीन गैस, उसमें 2 एटम होते हैं Cl के, और उसमें किस तरह की बॉन्डिंग होती है आपकी? वो होती है आपकी कोवैलेंट बॉन्डिंग। अब कोवैलेंट बॉन्डिंग में आपको प्यारे बच्चों पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होते हैं? शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो आपको ये दे रखा है कि कैन शेयर इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल बात सही है। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। यहां देखें, शेयर इलेक्ट्रॉन, इनमें आपस में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? शेयर होते हैं। तो बिल्कुल बात ये सही है। तीसरा कह रहा है दे कैन गिव इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन एटम टू फॉर्म क्लोरीन आयन, गलत, ये बिल्कुल गलत है। चौथा कह रहा है दे कैन नॉट शेयर इलेक्ट्रॉन विद क्लोरीन एटम, बिल्कुल गलत है ये। इसमें क्या है कि जब अगर एक क्लोरीन है तो ये दो मॉलिक्यूल हैं, तो आपस में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? शेयर करेंगे, और बॉन्डिंग कौन सी आएगी? सिंगल बॉन्ड आ जाएगी इनके बीच में, और तब जाकर बनेगा आपका Cl2। क्या बनेगा? Cl2 हमारी क्या होती है? क्लोरीन गैस होती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो बिल्कुल क्या है? करेक्ट आंसर है। बी आपका क्या है बेटा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन ऑन प्रोलॉग रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्ट्रीम, प्रोलॉग आयरन ऑफ स्ट्रीम। तो इससे आप कौन सा ऑक्साइड आप क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं। तो ये है आपका क्लियर, इनमें से कौन सा आयरन? तो आपका ये कौन सा हो गया बेटा?
आपका आयरन होता है कौन सा, Fe। Fe की रिएक्शन अगर आप किससे कराते हैं, O2 से कराते हैं, तो ये आपका क्या बनाएगा, ये बनाएगा Fe3O4। क्या बनाएगा, Fe3O4। क्लियर, ये बनाएगा Fe3O4 बनाएगा, ये क्लियर। तो यहाँ देखें, बैलेंस कर लेंगे आप यहाँ पर, तो ये आपका यहाँ पे मल्टीपल कर लेंगे, कितनी की आप पर, अगर यहाँ आपका Fe है, यहाँ 2 की मल्टीपल कर लो, Fe कितना होगा, 2 3 6, यहाँ 6 हो जाएंगे Fe, और वो कितने हो जाएंगे आपका 2 4 8, तो यहाँ आप 4 की मल्टीपल कर सकते हैं। तो ये जो आपका मालूम होना चाहिए कि जब ये स्ट्रीम का मतलब वेपर से जब रिएक्ट करता है आयरन, तो ये ऑक्साइड बनाता है, और वो ऑक्साइड है आपका Fe3O4। और ये भी एक कैसा, हाइब्रिड ऑक्साइड है। कैसा ऑक्साइड है, हाइब्रिड। ये दो ऑक्साइडों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। एक तो आपका कौन सा, Fe2O3 और प्लस FeO। जब ये दोनों ऑक्साइड आपस में कंबाइंड होते हैं, तब जाके बनता है आपका बेटा क्या, आपका बनता है Fe3O4। Fe3O4। तो ये जो आपका ऑक्साइड है आयरन का, वेपर से जब बनता है, तो इसमें दो जो ऑक्साइड है आयरन के, उनके कॉम्बिनेशन से बना है ये। एक तो आपका Fe2O3 ये वाला, और प्लस आपका एक FeO। ओके, तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जब आयरन किससे रिएक्ट करता है, वेपर का मतलब स्टीम से रिएक्ट करता है, तो ऑक्साइड बनाएगा, और उस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है आपका, Fe3O4। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये वाला। क्लियर, आगे देखते हैं। अगर आप इसमें से हाइड्रोजन गैस लिबरेट करें, एक बात देखें, अगर आप हाइड्रोजन भी निकालेंगे तो ठीक है, एक बात देख लेते हैं। यहाँ पर आप यहाँ H2 निकाल दें, क्या निकाल दें, H2। अगर आप यहाँ H2 निकालने की कोशिश करेंगे, तो एक बार फिर बैलेंस कर लेते हैं इनको। जब आप बैलेंस करोगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका, एक सेकंड बेटा, ये मैं थोड़ा आपको गलत बता गया, इसको दोबारा ठीक करते हैं। एक सेकंड, इस रिएक्शन को दोबारा लिख लेते हैं आपके लिए। देखें, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन ऑन अ प्रोलॉग रिएक्शन ऑफ अ आयरन विद स्ट्रीम। अब स्टीम हमारा क्या होता है बेटा, वाटर ही है, जो वेपर फॉर्म में है। स्टीम हमारा कौन सा है, वाटर ही है, जो किस में है, वेपर फॉर्म में है। तो यहां देखें, अब मैंने आयरन ले लिया, आयरन है आपका Fe हो गया। इसकी रिएक्शन आपने किससे करा दी, स्टीम, और स्टीम आपका होता है बेटा वाटर है। ठीक है, जब आप इसकी रिएक्शन कराते हैं, यहां देखें, तो ये आपको ऑक्साइड बना के देगा, और वो ऑक्साइड आपका क्या है, Fe3 और आपका O4, Fe3O4, और प्लस इसमें से गैस लिबरेट होगी आपकी H2। क्या होगी बेटा, H2। अब ये क्या है आपका, जो वाटर है ना, वाटर आपका किस फॉर्म में है, आपका गैस फॉर्म में, यहाँ पर गैस फॉर्म में है। तो ये आपका ऑक्साइड बना Fe3O4 और प्लस ये आपका H2। तो बैलेंस करेंगे, तो आप बैलेंस करेंगे, यहाँ कितनी मल्टीप्लाई कर लो आप, 4 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, O4 हो गया, और आपका Fe3 है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितनी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर, तो ये ऑप्शन नंबर कहाँ पे बैठेगा आपका, तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी है, क्योंकि ऑक्साइड जो बना है आपका, वो बना है Fe3O4। क्या बना है, Fe3O4। और ये ऑक्साइड क्या है, एक हाइब्रिड ऑक्साइड है, जो आयरन के दो ऑक्साइडों से मिलकर बना है। और दो ऑक्साइड कौन कौन से हैं आपके, एक है आपका Fe2O3 और प्लस एक आपका FeO। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है ये ऑक्साइड आपका, कौन सा बेटा, ये है आपका Fe3O4। Fe3O4। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ठीक हो जाता है, ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर,
आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यहां देखो, विच ऑफ, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड, इनमें से कौन सा आयनिक कंपाउंड नहीं है। क्लियर। तो आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड में मैंने अगर आपको अंतर मालूम करना है तो प्यारे बच्चों ये पता होना चाहिए कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है और जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, शेयरिंग होती है। तो यहाँ देखिए KCl, KCl एक आयनिक कंपाउंड है क्योंकि जो K है वो Cl की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। तो K पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और Cl पे आता है माइनस। तो ये आयनिक कंपाउंड है। क्या है बेटा, आयनिक कंपाउंड। HCl, HCl एक कैसा कंपाउंड है बेटा, HCl एक आपका कोवेलेंट कंपाउंड है क्योंकि ये आपस में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयर करते हैं। कौन, आपका हाइड्रोजन और कौन सा, क्लोरीन। और जब आपस में शेयर करते हैं तब बनाते हैं ये आपका HCl। क्लियर। तीसरा कह रहा है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी आपका क्या है, एक कोवेलेंट कंपाउंड है क्योंकि कार्बन जो है क्लोरीन के 4 एटमों से मिलकर ये कंपाउंड बनाता है, ये रहा, तब बनता है आपका CCl4। NaCl बिल्कुल आपका आयनिक कंपाउंड है कि जो सोडियम है वो क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। और जब ट्रांसफर करेगा तो क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो Na हो जाएगा यहाँ पे प्लस और Cl हो जाएगा आपका माइनस। तो ये भी आपका कौन सा, आयनिक कंपाउंड है। क्लियर। तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा आयनिक कंपाउंड नहीं है, हमें ढूंढना है कौन सा आयनिक कंपाउंड नहीं है। तो एक तो आपका HCl ऑप्शन सेकंड, और एक आपका थर्ड। ऑप्शन सेकंड और थर्ड किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सेकंड और थर्ड है आपके बी ऑप्शन में, ये वाला। तो ये जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका HCl और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये हमारे कैसे कंपाउंड है, ये आपके कोवेलेंट कंपाउंड है जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा, शेयर होते हैं। क्या होते हैं, शेयर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन, आप क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। ये कह रहा है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट X, Y एंड Z आर एज अ फॉलो। अब 3 एलिमेंट दे रखे हैं बेटा, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है X। अब X का है, ये कह रहा है कि 2,4, बिल्कुल सही है। आपका Y है, Y का दे रखा है 2,7। आपका Z है, अब Z का है बेटा आपका 2,1। अगर प्यारे बच्चों आपको, अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है तो आप इजीली बता देंगे कि ये XYZ कौन से आपके एलिमेंट है। जैसा आप इन दोनों को जोड़ोगे तो इसका नंबर 6 आएगा, और 6 पे आपका आता है बेटा कौन, कार्बन। तो ये आपका जो X है वो कौन सा एलिमेंट है, वो है आपका बेटा कार्बन। अगर आप 2 और 7 को जोड़ोगे तो ये आएगा 9, और 9 पे आपका होता है बेटा कौन, फ्लोरीन। जो फ्लोरीन है वो किस पाता है, 9 पाता है। क्लियर। जेड जो है ये आपका कौन सा है, 2,1, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3। तो ये आपका क्या है, Li, और Li आपका होता है लिथियम। तो ये तीनों एलिमेंट हमको क्लियर पता पड़ गए कि पहला जो जेड है वो हमारा कार्बन है, वो आपका वाई जो है वो आपका फ्लोरीन है, और ये कह रहा है कि जो जेड है, सॉरी जो एक्स है वो आपका कार्बन है, और जो आपका वाई है वो आपका फ्लोरीन है, और जो आपका जेड है वो आपका लिथियम है। अब इनमें से क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि विच 2 एलिमेंट विल कंबाइन टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड एंड राइट द करेक्ट फॉर्मूला। ये कह रहा है कि इनमें से 2 एलिमेंट जो हैं आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो कौन सा आयनिक कंपाउंड बनाएगा। तो इनमें से 2 कौन से हो सकते हैं बेटा, लिथियम, क्योंकि कार्बन जो है, कार्बन हमेशा कौन सी बॉन्डिंग बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत ही हो गया। तो हमारे कौन से हैं बेटा, हमारा वाई और आपका जेड, वाई और जेड मिलकर बनाएंगे आपका कौन सा, आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड के लिए आपका कौन है, जेड एंड वाई। जेड और वाई जहां आ रहा है वो आंसर बिल्कुल सही है, करेक्ट है। ठीक है, जेड एंड वाई या वाई ऑफ जेड कह सकते हैं, क्योंकि लिथियम है Li, और ये किस रिएक्ट करेगा, फ्लोरीन। जब फ्लोरीन से रिएक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, तो लिथियम पे क्या आ जाएगा बेटा, जो आपका लिथियम है Li, इस पे +1 चार्ज आ जाएगा, और जो फ्लोरीन है इस पे -1। तो जब चार्ज एक जैसे होते हैं बेटा, आपस में क्या होते हैं, कट जाते हैं। तो +1 से -1 कट गया और कंपाउंड बन जाएगा आपका LiF। LiF का मतलब क्या है, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड।
और ये हमारा कंपाउंड कौन सा है बेटा, ये आपका आयनिक कंपाउंड है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है, बी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वाई और जेड, या आप जेड और वाई कह सकते हैं। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, देखो ये कह रहा है द हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा आर एक्सट्रैक्ट बाई। अब मैंने आपको बताया था कि बेटा सोडियम आपका, पोटेशियम आपका, मैग्नीशियम। सोडियम आपका बेटा Na होता है, पोटेशियम आपका K होता है, और मैग्नीशियम आपका Mg होता है। तो मैंने बताया था कि जब जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होती हैं उनको हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस द्वारा एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि उनके जो ऑर्स होते हैं, ऑर्स मैंने बताया था बेटा इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल। तो इम्प्योर फॉर्म ऑफ जो ऑर्स होते हैं, ऑर्स से हम प्योर मेटल क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो उसके लिए हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, अगर मेटल हाई रिएक्टिव है तो हाई रिएक्टिव मेटल के लिए हम कौन सा करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस कौन सा है, देखो एक रहा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन, मोल्टन बिल्कुल मोल्टन स्टेट होगी, बिल्कुल सही है ये। या इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन ऑक्साइड, ऑक्साइड फॉर्म तो नहीं होगी बेटा, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल क्या है आपका, गलत है, ठीक है। और क्या रिडक्शन मेथड बिल्कुल नहीं करते। रिडक्शन जो हम करते हैं बेटा, रिडक्शन हम करते हैं आपकी मॉडरेटरी और आपकी लीस्ट रिएक्टिव मेटल के लिए। तो जो हाई रिएक्टिव मेटल होती हैं उनके लिए हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस यूज करते हैं, और कौन सी स्टेट होती है, वो मोल्टन स्टेट। तो ये बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर। तो प्यारे बच्चों यही पता होना चाहिए कि अगर हाई रिएक्टिव मेटल होती हैं उनको अगर आप उनके जो ऑर्स होते हैं उनसे अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है, प्योर करना है उनको, तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, उसके लिए हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस यूज में लाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लश्चर। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल इज अ लश्चर। आपको प्यारे बच्चे बताया था कि जनरली जो जो नॉन मेटल्स होती हैं वो लश्चर नहीं होती, यानी कि उनमें चमक यानी कि ब्राइटनेस शो नहीं करती। बस एक नॉन मेटल होती है जिसमें ब्राइटनेस होती है, और उस नॉन मेटल का नाम है आपका आयोडीन। क्या बेटा, क्या बताया था मैंने आपको बेटा, आयोडीन। तो आयोडीन देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, सल्फर, सल्फर तो नहीं है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी नहीं है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी नहीं है, आयोडीन, ये रहा आयोडीन जो है आपका बेटा आई, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आयोडीन ही एक ऐसी नॉन मेटल है जिसमें ब्राइटनेस होती है, जो लश्चर क्या करती है, शो करती है, जिसमें से चमक क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। ओके, तो वो है आपका आयोडीन। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है डी, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 14 वाले पर। क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। ये कह रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ अ एम्पोटेरिक ऑक्साइड, इनमें से कौन से ऑक्साइड है जो एम्पोटेरिक इन नेचर है। अभी मैंने आपको बताया था कि आपके लिए दो दिए गए हैं, एक तो आपका बेटा ZnO जिंक ऑक्साइड, और एक आपका है Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो यहां देखें सोडियम ऑक्साइड तो एम्पोटेरिक नेचर नहीं होता, गलत है ये। K2 पोटेशियम ऑक्साइड भी नहीं होता, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी नहीं है, और जिंक ऑक्साइड इसमें दे नहीं रखा है। और हमें कौन सा ऑप्शन दे रखा है बेटा, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड हमको दे रखा है, गिवन एरा। तो आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी, जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कि जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है वो एक आपका एम्पोटेरिक ऑक्साइड है। और एम्पोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, और एम्पोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं प्यारे बच्चों जो एसिड और बेस, यानी कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं एम्पोटेरिक। क्या बोलते हैं बेटा, उनको हम एम्पोटेरिक ऑक्साइड। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 आपका लास्ट है इस सेशन का। यहां देखिए 15 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड कौन सा है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जितनी भी मैंने आपको जो पीछे प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मेटल की और नॉन मेटल की, तो उसमें आपको ये बताया था बेटा कि जितने भी मेटल होते हैं, जितने भी मेटल होते हैं, तो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं,
और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। क्लियर। अब कार्बन की बात आती है तो कार्बन में आपका जो CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो क्या होता है आपका न्यूट्रल होता है, क्योंकि ना वो एसिड से रिएक्ट करता और ना वो बेस से रिएक्ट करता। तो यहाँ देखें सोडियम ऑक्साइड आपका बेसिक इन नेचर है, बिल्कुल गलत, क्योंकि हमसे पूछा गया है एसिडिक ऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ये आपका होता है न्यूट्रल। कैसा होता है बेटा? ये आपका एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, बिल्कुल न्यूट्रल ऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा है आपका? न्यूट्रल। ये आपका कैसा है? ये आपका बेसिक ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड। क्लियर। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बेटा आपका एक एसिडिक ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है। एल्युमिनियम ऑक्साइड आपका कौन सा है बेटा? बेसिक, आपका बेसिक ऑक्साइड है। अब हमसे पूछा गया है प्यारे बच्चों कि इनमें से कौन सा एसिडिक ऑक्साइड है। अब एसिडिक ऑक्साइड आपका कौन सा है? ये आपका सोडियम ऑक्साइड बेसिक हो गया, गलत आंसर है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक आपका कैसा ऑक्साइड है? न्यूट्रल ऑक्साइड है, ये भी आपका गलत हो गया। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड एक कैसा आपका ऑक्साइड है? वो आपका बेटा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है और प्लस एसिडिक इन नेचर शो करता है। तो ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल C जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है वो आपका बेसिक ऑक्साइड है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा C जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो प्यारे बच्चों ये पता होना चाहिए कि बेसिक ऑक्साइड कौन से होते हैं और एसिडिक ऑक्साइड कौन से होते हैं और न्यूट्रल कौन से होते हैं। तो न्यूट्रल वो होते हैं जो ना एसिडिक कैरेक्टर शो करें और ना बेसिक, जैसे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। और जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो आपके बेसिक इन नेचर होते हैं, और जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो आपके एसिडिक इन नेचर होते हैं। ओके बच्चों, तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा और मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। जब तक चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।